उठो, जागो और जब तक मत रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो आज इसी कोटेंशन के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना, क्या होता है राष्ट्रपति, और वैसे मेरे 2 वीडियो राष्ट्रपति पे आ चुके हैं। तो अगर आप नए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी वो लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो आज पिछले वीडियो में हमने वैसे चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो शक्तियां नॉर्मली देखें हम, राष्ट्रपति की 2 प्रकार की होते हैं, सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को 6 प्रकार से बांटा गया है, आपातकालीन शक्तियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को 6 प्रकार से बांटा गया है: कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति। 6 प्रकार से बांटा गया है। जबकि आपातकालीन शक्तियों की हम बात करें तो उनको 3 प्रकार में बांटा गया है, वो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, वो 3 प्रकार से बांटे गए हैं। तो हम एक एक पर चर्चा करेंगे। तो आज हम पहले करेंगे सामान्यकालीन शक्तियों की 1 नंबर कार्यपालिका शक्ति पर हम चर्चा करेंगे। कार्यपालिका शक्ति पर तो देखते हैं हम कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति मैंने आपको जब राष्ट्रपति या पढ़ाया था बताया था कि अनुच्छेद 53 में ये स्पष्ट कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है ना। तो अब कार्यपालिका शक्ति में हम देखते हैं राष्ट्रपति क्या करता है, क्या कार्य करता है भाई। ये क्या है? नियुक्त, या हम नियुक्ति कह सकते हैं इसे। राष्ट्रपति क्या करता है कार्यपालिका में, कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है। अब भाई राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है तो हम देखते हैं। राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है। और क्या करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीशों भी कह सकते हैं हम, न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करता है, राजदूत की नियुक्ति करता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संविधान के हमारे आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। फिर बाद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की हमारी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। विदेशों में राजदूत की नियुक्तियां यही करते हैं। तो हम आज कार्यपालिका शक्ति में ये देख सकते हैं आप, ये कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है या नियुक्ति करता है इनकी। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
अब हम विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे। 2 नंबर के शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति या शक्तियाँ एक ही बात है। विधायी शक्तियाँ क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा के अतिरिक्त राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। वह संसद का सत्र बुलाता है तथा सत्रावन करता है, अब राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो वह संसद का सत्र बुलाता है तथा सत्रावसान करता है, यानी सत्र को वही बुलाता है और सत्र को वही समाप्त करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधन करता है, जिसे हम राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। क्या करता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति संबोधन करता है किसको? संसद के सत्रों को, संसद के सदन को, राज्यसभा को, लोकसभा को। राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति संबोधन करता है राज्यसभा को, लोकसभा को, जिसे हम राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। यह संयुक्त रूप से संबोधित करता है तो हम इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई? इसमें एक राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में वीटो शक्तियाँ भी प्राप्त की गई है। मैं आपको इसी में बता देता हूँ। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ। 3 प्रकार की वीटो शक्ति है हमारे राष्ट्रपति के पास। पहली वीटो कैसे होती है? आंतरिक वीटो। दूसरी शक्ति होती है निलंबनकारी वीटो। और तीसरी होती है जेबी वीटो। अब ये आपका यही क्वेश्चन है कि वीटो क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, वीटो होता है, ये वीटो एक लैटिन शब्द है। वीटो एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, रोकना। जिसका अर्थ होता है रोकना। अब जब वीटो शब्द है, वीटो का अर्थ होता है, वीटो एक लैटिन शब्द है, वीटो का अर्थ होता है क्या होता है? रोकना। अब राष्ट्रपति कोई भी, या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें जो कोई भी विधेयक आता है उसे अपने पास रोक सकता है। क्यों रोक सकता है? क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता तब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या मोहर राष्ट्रपति की न लग जाए उस पर कोई भी विधेयक, तब तक वह विधायक की रहता है, जब तक राष्ट्रपति की साइन उस पर न हो या राष्ट्रपति उसके अपने नाम की मोहर न लगा दे, तब जाकर वह कानून बनता है।
तो इसमें राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्रदान की गई है। आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जबी वीटो। जबी वीटो को हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। ठीक है, हमारे एक राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्नीस सौ 86 में ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का प्रयोग किया था इन्होंने। क्यों किया था? क्योंकि कोई भी विधेयक हो, अब क्या होता है भाई, ये आंतरिक वीटो में ये होता है कि विधेयक आता है राज्यसभा से या लोकसभा से। राज्यसभा से लोकसभा से विधेयक आता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पास रखता है, जबकि वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ये नहीं, कानून नहीं बना सकते हम, इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, तो ये वापस भेज सकते हैं, वापस संसद में राष्ट्रपति भेज सकता है। तो इस शक्ति को कहते हैं आंतरिक वीटो। अब निलंबनकारी वीटो क्या होता है? निलंबनकारी वीटो ऐसा होता है कि वह राष्ट्रपति वापस भेज तो देता है, लेकिन संसद को ऐसा लगे, संसद के दोनों सदनों को ऐसा लगे कि इसमें कोई ये संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब वह वापस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति बाध्य होता है इसको पास करने में। अब जेबी वीटो क्या होता है? जेबी वीटो ऐसा होता है भाई कि राष्ट्रपति अपने पास उस विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं, अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं वो जेबी वीटो को। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे जो ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का प्रयोग अभी तक मेरे हिसाब से प्रथम ही हुआ है, क्योंकि जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया था। डाक विधेयक संशोधन के मामले में वो विधायक था। डाक विधेयक संशोधन था, उसमें 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, जिसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो ये 3 वीटो शक्तियाँ हम विधायी शक्तियाँ में इसमें रखते हैं। ठीक है, आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। कोई भी राष्ट्रपति अपने पास विधेयक को रोक सकता है। जेबी वीटो में अनिश्चित काल तक उसे कानून नहीं बनाने देता, वो वहीं पर रोक सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अब हम पढ़ेंगे सामान्यकालीन शक्तियों में तीसरी शक्ति क्या है? वित्तीय शक्ति। प्रत्येक वर्ष में हमारे वित्त मंत्री द्वारा वित्त विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 क्या कहता है भाई कि वित्त विधेयक राष्ट्रपति के नाम से सदन में रखा जाता है। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक का विवरण भी दिया गया है। एक है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में क्या कहा गया है भाई? अनुच्छेद 117 में यह कहा गया है कि वित्त विधेयक संसद में प्रस्तुत राष्ट्रपति के बगैर हम नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति को आज्ञा लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है कि हम भाई वित्त विधेयक संसद में ला रहे हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर वित्त विधेयक संसद में नहीं रख सकते, या संसद में या लोकसभा कह दे सकते हूँ।
लोकसभा में पेश नहीं किया जाता। कोई भी जो है वित्त विधेयक है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं और राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर कोई भी वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं कर सकता। ठीक है, वित्तीय शक्ति देख ली। अब हम देखेंगे न्यायिक शक्ति। अब हम चौथी शक्ति के बारे में देखेंगे, न्यायिक शक्ति। अब हम देखेंगे न्यायिक शक्ति। भाई न्यायिक शक्ति क्या है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक क्षमादान की शक्ति भी प्रदान की गई है हमारे राष्ट्रपति महोदय को। ये न्यायिक शक्तियाँ हैं इसमें, क्योंकि इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो वो हमारा संविधान का अनुच्छेद है 74, आर्टिकल 74, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 नहीं है, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 72 है, आर्टिकल 72। ठीक है, अब न्यायिक शक्तियाँ में हम देखेंगे तो न्यायिक शक्तियाँ में क्या है, राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय हम जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, तथा उच्च न्यायालय जिसे हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो उसमें है अनुच्छेद 217। ठीक है, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को भाई क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 72 में, कि कोई भी सजा पाया हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति के अनुरोध कह सकता है कि मुझे मेरी शक्ति या मेरी उम्र कम करो, तो राष्ट्रपति इसमें लघुकरण करा सकता है, किसी की फांसी की सज़ा रुकवा सकता है, उसकी उम्र कम करवा सकता है, और ये जिसकी उम्र कैद हो उसमें उम्र कैद कम करवा सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि किसी को दोषी को वह क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम पढ़ेंगे कूटनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियाँ उसमें 5वीं शक्ति है कूटनीतिक शक्ति। तो हमारा राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के उपरांत ये हमारे कूटनीतिक में भी विशेषज्ञ प्राप्त है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, तो क्या देख सकते हैं हम इसमें, राष्ट्रपति क्या करता है, कोई भी जैसे संधियाँ,
संधियां समझौते, कोई भी संधियां होती है वैदेशिक या मामले में, कोई विदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति अपने कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है, संधि है या कोई भी संधि किसी देश के साथ करना हो या कोई समझौता करना हो तो इसमें हमारा राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है कोई भी संधि या समझौते। अब यहाँ पे एक बात आ गई, संधि आ गई, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और किस विदेशी देश के साथ ये संधि की गई है, पाक जल संधि, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो अब हम इसकी जो छठी है वो सैन्य शक्तियाँ, सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, जिसे हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं। क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं सैन्य शक्ति भी प्राप्त है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति। तो राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियाँ 6 प्रकार से थी। तो अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है? तो संविधान के भाग 18 में ये आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार से दी गई है। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार से दी गई है। 3 प्रकार से दी गई है। ठीक है, 3 प्रकार से। अब हम एक एक पर विस्तृत से चर्चा करेंगे कि 3 प्रकार से कौन कौन सी वो शक्तियां हैं 3 प्रकार की। तो हम अब चर्चा करेंगे। पहली शक्ति है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात देश में कब लगता है? अनुच्छेद 352 देश में कब प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 352 का जब देश में युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, शस्त्र विद्रोह हो, तब देश में राष्ट्रपति के कार्यकाल में या राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है। अनुच्छेद 352 क्या है? तो देखिए क्या है अनुच्छेद 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह, शस्त्र विद्रोह कोई भी
अगर हमारे देश में युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, किसी दूसरे विदेश स्वदेश से बाहरी आक्रमण हो तथा शस्त्र विद्रोह, आपस में तालमेल न बैठे, अवसर को शस्त्र विद्रोह हो जाए, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है और राष्ट्र में राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल देश में लग चुका है। उन्नीस सौ 1971, 1975, 1962 में क्यों लगा था राष्ट्रीय आपातकाल? तो क्यों लगा था? इसलिए लगा था भारत पर चीन का आक्रमण। भारत पर चीन का आक्रमण, भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में। 1971 इसमें क्यों लगा था? इस बार क्यों लगा था? क्योंकि इस बार चीन ने नहीं, पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण, तब हमारे देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ था। अब 1975 आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो आंतरिक अशांति हो गई उसमें, इसलिए वो सुचारू रूप से कार्य नहीं चल रहा था उस सरकार का। तो राष्ट्रपति ने उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। अनुच्छेद 352 का अभी तक देश में 3 बार प्रयोग किया जा चुका है। 1962, 1971, 1975। पहला भारत पर चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, तब ये लगा था, और उसके बाद 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत पर, तब लगा था, और आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। आप स्क्रीनशॉट ले सकती हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब होता है? कि जब कोई भी राज्य हो उसमें सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है, यानी उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदित करता है कि राष्ट्रपति महोदय आप हमारे राज्य में शासन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है, सरकार नहीं चल रही है। तब राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। किस लिए करता है? संवैधानिक तंत्र विफलता के कारण। संवैधानिक तंत्र विफलता के कारण राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है।
उस राज्य के राज्यपाल के कहने पर राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब होता है किसी राज्य में उस वक्त प्रयोग होता है जिस वक्त उस राज्य में कोई भी सरकार कार्यरत नहीं कर रही हो, उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदन करता है कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन कीजिए आप, क्योंकि हमारी सरकार नहीं कार्यरत कर रही है, कार्य नहीं कर रही है सुचारू रूप से। तब राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, आपको ये सोचकर आश्चर्य होगा कि अभी तक आज तक भारत में एक बार ये आपातकाल लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार अभी तक लागू नहीं किया गया। अब भाई ये लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई हमारे राष्ट्रपति को ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसी कोई महामारी आई नहीं कि उसमें वित्तीय आपात देश में लागू कर सके। इस आपात में क्या होता है, जो कोई महामारी आ जाए, जैसे वर्तमान में तो बात करें हम कोरोना, एक ये महामारी भी है, ऐसी भी कोई इससे भयानक, ये भयानक है वैसे, या इससे भी कोई भयानक आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है। तो वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी वेतन में कटौती की जाती है, उनमें वेतन की कटौती की जाती है, इसलिए उसमें वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है अनुच्छेद 360 बार। लेकिन अभी तक भारत में ये एक बार भी नहीं हुआ। हालांकि ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल के कारण, महामारी के कारण लग सकता था, लेकिन अभी तक नहीं लगा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो दोस्तों आपको याद हुआ होगा कि 352, 356, 360, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो दोस्तों अब हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, क्या तथ्य होता है। तो 25 जुलाई 2017, 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने शपथ ली थी। ठीक है, 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने शपथ ली थी। 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शपथ ली थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य क्यों है? क्योंकि ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ये प्रथम महिला
राष्ट्रपति थी। देखिए विशिष्ट तथ्य क्या होता है कि अब मान लो कि 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए, 14 व्यक्ति अभी तक हो चुके हैं राष्ट्रपति के नाम पे। तो देखिए 13 व्यक्तियों में से या 14 व्यक्तियों में से मतलब 13 व्यक्तियों में से ये एक महिला थी। तो ये एक विशिष्ट तथ्य हो गया कि 12वीं राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शपथ ली थी और वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये नाम तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि 17 नवंबर 2011 ये तारीख तो आपको याद होगी। ये हमारी सवाई बड़ी के ग्राउंड या ताल मैदान में हम कह सकते हैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि बंदड़ाव में एक स्कूल थी आचार्य प्रज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसका तो उद्घाटन समारोह में आई थी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये हमारे कहाँ आई थी? सवाई बड़ी में। ये भी एक रोचक तथ्य है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? राष्ट्रपति से संबंधित विशिष्ट तथ्य या एक रोचक तथ्य। तो यह भी एक तथ्य है कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति हुई थी जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो 17 नवंबर 2011 को हमारे सवाई बड़ी के ताल मैदान में पहुंची थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हम आज अब वर्तमान में राष्ट्रपति, और सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपति कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। तो हम देखते हैं इनको याद करने की जो मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक है। तो आप देखते हैं इसमें हमारे लगभग 14 के 14 राष्ट्रपति आ जाते हैं। राज्य की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। क्या भाई? राज्य की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। क्या निकली? कि रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव के साथ कोविंद चले। ठीक है, ये तो ट्रिक है। तो 2 बार देखोगे वीडियो को या समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें मैं नाम बनाता हूँ, किस तरीके से अब नाम बनाता हूँ मैं। अब राजू नाम आता है इसमें, ट्रिक में पहला नाम आता है राजू। तो हम क्या करते हैं, हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा हमारा इसमें नाम क्या आता है? राधा की ट्रिक हम बनाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये हमारे वैसे दूसरे राष्ट्रपति हुए थे। अब करम भाई हम चलेंगे तीसरे राष्ट्रपति के पास। जाकर मतलब जाकर का क्या होता है? जाकिर हुसैन। ये भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर है ये, सॉरी ये इसकी जो डिग्री होती है वो डॉक्टर की होती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब आगे हम देखते हैं गिरी का होता है वाराहगिरी वेंकटगिरी। अभी तक कितने राष्ट्रपति आ चुके हैं? 4। राज्य का राजेंद्र प्रसाद, राधा का सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर का डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी का वाराहगिरी वेंकटगिरी। अब हम देखते हैं फखरुद्दीन।
फखरुद्दीन, इनका पूरा नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, इनका पूरा नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, इनका पूरा नाम था। अब फखरुद्दीन के बाद में हम आते हैं फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो रेड्डी का यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, कई जगह इसका नाम नीलम संजीव मिलता है, कहीं नाम संजीवा मिलता है। नीलम संजीव रेड्डी अब जेल में जेल का मतलब हो गया यानी जेल सिंह। ठीक है, मैंने बताया था ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जिन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, जेल सिंह। अब रमाशंकर की बात करते हैं हम। आठवें राष्ट्रपति की रमा तो यह होता है रमाशंकर। वेंकट रमन। अब हो गया रमाशंकर का, हम देखें शंकर, तो हो गया शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा शर्मा। 9 आ गए। कलम, सॉरी नारायण, 10वें हमारे आगे नारायण। नारायण का हो गया, इनका पूरा नाम है KR नारायण, KR नारायण। 11वें राष्ट्रपति का नाम आता है कलम, जिनका पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। 12वें राष्ट्रपति का नाम मैंने बताया था आपको, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा, इनका पूरा नाम हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 13वें राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो प्रणव आता है यहाँ पे, प्रणव। आपको पता है भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन हुए थे जिनकी अभी निधन हुआ है? प्रणब मुखर्जी, और 14वें राष्ट्रपति आपको पता है कौन हुए? कोविंद। इनका पूरा नाम है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद।
तो दोस्तों इसका मेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है हमारे राष्ट्रपतियों को याद करने की। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव के साथ कोविंद चले। अब देखो इस ट्रिक का मैंने किस तरह बनाया है। राजू का मैंने बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था, 2 वर्ष कर चुके थे पूरा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें कि भारत का कोई भी राष्ट्रपति हो वो कितने वर्ष के लिए कार्यकाल कर सकता है या कितने बार निर्वाचित हो सकता है वो। राधा का हमने बनाया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह भारत के वैसे तो दूसरे राष्ट्रपति थे और वैसे तीसरे थे। जाकर डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी वारागिरी वेंकट गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, यह भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। रेड्डी नीलम संजीवा रेड्डी, यह भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह, यह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। रमाशंकर वेंकट रमण, यह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। नारायण KR नारायण इनका पूरा नाम है, यह भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। कलम जिसे हम APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और 13वें प्रणव मुखर्जी और 14वें कोविंद रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों आज इसी ट्रिक के साथ हम अपना यह राष्ट्रपति का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।